दोस्तों, बेबाक भाषा की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। यह बड़ी विडंबना की बात है कि भारत में हम लोग अपनी गलतियों से सबक सीखने के मामले में बहुत लचर हैं और उतनी ही कमज़ोर हमारी याददाश्त भी है। इस समय उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के पहले ही हफ्ते में जितनी तादाद में लोग पहुँचे हैं और उससे जिस कदर अफरा तफरी का माहौल बना है, उससे ये दोनों बातें बड़े पुख्ता तौर पर साबित होती हैं। सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम वाला इलाका है उत्तराखंड। प्रकृति ने इसे जमकर खूबसूरती परोसी है। देवभूमि है, यानी हर कदम पर तीर्थ स्थल हैं। तीर्थाटन और एडवेंचर टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजी रोटी का मुख्य आधार है। साल में तकरीबन 6 महीने चलने वाली चारधाम यात्रा समूचे उत्तराखंड के लिए पर्यटन व प्रशासन के लिहाज से साल का सबसे बड़ा आयोजन है। चार धामों यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के पट अक्षय तृतीया के दिन से खुलने शुरू हो जाते हैं और दिवाली के दूसरे दिन यानी भाई दूज पर सभी पट बंद हो जाते हैं। जब हम सबक न सीखने की बात कर रहे हैं तो हमारा आशय उन हादसों से है जिन्हें इलाका देख चुका है। जून 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय का वक्त भी चारधाम यात्रा का ही था। उसके बाद ऋषिगंगा में 2021 में आई बाढ़ हम देख चुके हैं और पिछले साल फिर बाढ़ का यह प्रकोप यह इलाका देख चुका है। यहाँ सवाल दो हैं। एक तो जितना नाजुक यहाँ का इकोसिस्टम है, क्या वह लोगों की इतनी आवक को झेलने में सक्षम है? दूसरा, किसी भी आपदा की स्थिति में क्या राज्य का अमला इतने लोगों को मैनेज करने में सक्षम है? दोनों ही सवालों का जवाब ना में है। मौजूदा चर्चाएं और बहस दरअसल 4 दिन की यात्रा के बाद आई खबरों से शुरू हुई। पहला तो एक वीडियो था जो शायद किसी डोली वाले ने यमुनोत्री धाम से ठीक पहले खींचा था। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर डोली वालों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। डोली वाले भाई लोग इधर बैठे हैं और न पिट्ठू वालों के लिए व्यवस्था है, न यात्रियों के लिए व्यवस्था है, न घोड़े वाले के लिए व्यवस्था है, न घोड़े के लिए व्यवस्था है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है? हम इस बात को पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से, कि यहाँ का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। और उसके बाद 15 मई के दैनिक भास्कर में बदइंतजामी, जाम, भीड़ भाड़ और लोगों की जाने जाने की खबर छपी। भास्कर में खबर छपी तो बौखलाए प्रशासन ने भास्कर के संवाददाता पर ही एफआईआर कर दी। भास्कर ने अगले दिन की स्थिति की खबर फिर छापी और साथ में अपने संवाददाता के खिलाफ एफआईआर की खबर भी साथ में लगाई। अब यह प्रेस के काम करने की आज़ादी पर किस तरह से हमला है, यह अलग बहस है। लेकिन आनन फानन में राज्य प्रशासन ने पहले 2 दिन यानी 15 व 16 मई के लिए हरिद्वार व ऋषिकेश में हो रहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए और फिर 16 मई की देर शाम इन रजिस्ट्रेशन के 19 मई तक बंद करने और वीआईपी दर्शन भी 31 मई तक बंद करने का ऐलान कर दिया। ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हड़बड़ी में किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, इसका नमूना यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने साथ ही चारों मंदिरों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। जाहिर था कि यह आदेश आधा अधूरा और बेतुका था, इसलिए आनन फानन में शाम को ही
इसमें संशोधन करके इसे 50 मीटर के दायरे में रील बनाने या वीडियोग्राफी करने पर रोक में तब्दील कर दिया गया। लेकिन क्या फोन हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है? सुनिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज क्या कहते हैं। पंजीकरण हो गया है और बड़ी खुशी है कि इस यात्रा के अंदर मैदानी इलाके से काफी लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, सभी यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो ताकि अत्यधिक भीड़ यमुनोत्री में और गंगोत्री में ना हो। अब सतपाल महाराज ने तो बस स्थानीय डोली वालों और खच्चर वालों के मत्थे दोष मढ़कर अपने काम की जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। आइए थोड़ा इस इलाके को और इन 4 धामों को समझ लेते हैं। 4 धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों अलग अलग रास्तों पर हैं। अमूमन लोग इसी क्रम में यात्रा करते भी रहे हैं, लेकिन अब लोग इस पारंपरिक क्रम के बजाय सहूलियत के हिसाब से यात्रा करते हैं, अपने पसंद के धाम के हिसाब से भी यात्रा शुरू और खत्म करते हैं। इन 4 धामों में से 2 गंगोत्री और बद्रीनाथ, ये दोनों तो सड़क मार्ग से जुड़े हैं, यानी मंदिर तक सड़क है, इसलिए आपको पैदल चलना होता है पार्किंग से या अपने रुकने की जगह से मंदिर तक, या फिर जितनी भीड़ होगी उसमें उतनी जितनी लंबी कतार होगी, जितना वक्त कतार में लगेगा उतना आपको पैदल चलना होगा। लेकिन केदारनाथ में सड़क मार्ग गौरीकुंड तक ही है और वहां से करीब 13 किलोमीटर का पैदल मार्ग है जो ट्रैक करके या डोली या खच्चर पर बैठकर पूरा होता है। हालांकि इस बार तो वाहनों की पार्किंग गौरीकुंड से भी पहले सोनप्रयाग में है, यानी पैदल रास्ता थोड़ा और बढ़ जाता है। इसी तरह यमुनोत्री के लिए सड़क संपर्क जानकी चट्टी तक है और वहां से फिर 5 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर मंदिर तक करनी होती है। यमुनोत्री धाम का रास्ता कई जगह सकरा है, खास तौर पर मंदिर के निकट पहुंचने के वक्त, और उस एक रास्ते पर पैदल, डोली व खच्चर सब साथ साथ चलते हैं। जाहिर है कि लोग ज़्यादा होंगे तो मुश्किल होगी। दरअसल यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत तो होगी, यह बात तो सब मान रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि यह कहने को कोई तैयार नहीं है कि यात्रियों की संख्या को सीमित रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा कहेंगे तो आस्थाओं पर चोट पहुंचने का खतरा रहेगा। लेकिन यह संख्या किस कदर बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, इसका अंदाजा खुद राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार की इस टिप्पणी से लग जाता है। देखिए, वर्ष 2024 की 4 धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी, जब 3 धामों के कपाट खुले थे और जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम थे, और 12 मई को बद्रीनाथ जी धाम के कपाट खोले गए। और सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में ये ऑलरेडी ये आंकड़ा 2 लाख से अधिक क्रॉस कर चुका है श्रद्धालुओं का। और अगर हम पिछले 5 वर्षों का अगर आंकड़े देखें तो कोविड के 2 जो साल थे, वर्ष 2020 और 2021, जिसमें की यात्रा बाधित रही थी, अगर उनके आंकड़ों को हम हटा दें तो 2019 में जो 34 लाख के करीब यात्रियों का आंकड़ा था, वो वर्ष 2023 में जाके 56 लाख से भी अधिक हो गया था। तो कुल 5 वर्ष में आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 70-80% की हमारे श्रद्धालुओं में वृद्धि हुई थी। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मतलब नंबर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों की संख्या का दबाव कितना ज्यादा है। हम फिर से पीछे की ओर लौटते हैं। 2013 में तो बाढ़ के बाद यात्रा रुक ही गई थी। उससे 1 साल पहले यानी 2012 में करीब 24.6 लाख यात्री 4 धाम यात्रा के लिए गए थे, और 2019 यानी 7 साल बाद यह संख्या 34 लाख से पार जा चुकी थी। अब इस साल यानी 2024 की यात्रा के पहले 6 दिन में 3,34,000 यात्री पहले आ चुके हैं और 27 लाख यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। अब एक हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग
यात्रा के शुरुआती दिनों में मॉनसून के राज्य में पहुंचने से पहले यात्रा पूरी करने की कोशिश में रहते हैं। अब जब पिछले साल 2023 में पूरे सीजन में 56 लाख यात्री आए थे, तो इस साल इनकी संख्या कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। उसमें उन हजारों लोगों की संख्या और जोड़ लीजिए जो बाकी पर्यटन के लिए आते हैं। दरअसल यही सीजन यानी चार धाम यात्रा का जो सीजन है, वही सीजन राज्य में ट्रैकिंग, राफ्टिंग व बाकी रोमांचक पर्यटन का भी है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य का इकोसिस्टम हर साल इतनी बढ़ती संख्या को झेल पाने में सक्षम है? केदारनाथ प्रलय के अगले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किए गए एक विशेषज्ञ समूह ने कहा था कि इन चारों धामों में जाने वाले यात्रियों की संख्या तय होनी चाहिए। एक्सपर्ट पैनल ने एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा केदारनाथ में 5,000, बद्रीनाथ में 6,000, गंगोत्री में 4,000 और यमुनोत्री में अधिकतम 3,500 यानी कुल चारों धामों में मिलाकर 18,500 यात्रियों को ही जाने देने की बात कही थी। पैनल के बार बार कहे जाने पर उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों के लिए अपनी दैनिक सीमा तो तय कर दी, लेकिन उसे काफ़ी बढ़ा दिया। और तो और खुद अपनी बढ़ाई हुई सीमा को उसने यात्रा के शुरू होने से ऐन एक दिन पहले हटा दिया। देहरादून स्थित सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरोकार अनूप नौटियाल ने चारधाम यात्रा के आंकड़ों पर काफ़ी काम किया है। वह बताते हैं कि साल 2022 में उत्तराखंड सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले चारों धामों में मिलाकर 38,000 यात्री रोजाना की कैरिंग कैपेसिटी तय की थी, लेकिन तमाम हलकों के विरोध के बाद उसे यात्रा शुरू होने से पहले ही बढ़ाकर 42,000 कर दिया। इसे फिर 2023 में बढ़ाकर 47,500 और इस साल यानी 2024 में उसे बढ़ाकर 58,000 कर दिया। अब इस क्षमता को बढ़ाने का आधार क्या है, यह हमें नहीं पता। ऐसा नहीं है कि उसको आप 1 या 2 दिन में आप कैरिंग कैपेसिटी आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ बात कैरिंग कैपेसिटी नंबर्स की नहीं है, उसके बाद उसका जमीनी क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, ये पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है, जो पूरे इसके प्रिंसिपल्स हैं, उससे किस तरीके के साथ में अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो ये उत्तराखंड के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न पूरा का पूरा कैरिंग कैपेसिटी का। और पिछले 3 साल की बात करें तो इसमें बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा। अब इससे पता चलता है कि यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने की हमारी नीयत वास्तव में है भी, या फिर हम वही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी पर ही चल रहे हैं। सवाल केवल यात्रियों की संख्या का ही नहीं है, असल मसला तो इस बढ़ी हुई संख्या को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम खड़ा करने का भी है। यात्री बढ़ेंगे तो वाहन भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा वाहनों के लिए सड़कें चौड़ी करनी होंगी, यानी पहाड़ और काटे जाएंगे। आपको याद दिला दें कि इस इलाके में सड़क बनाने के लिए जो पहले ऑल वेदर रोड नाम से जो परियोजना चल रही थी, उसका नाम ही बदलकर अब चारधाम सड़क प्रोजेक्ट कर दिया गया है। अब इसी तरह ज्यादा यात्री आएंगे तो उनके ठहरने के लिए ज्यादा होटल चाहिए होंगे, तो फिर से नए होटलों के लिए नया निर्माण, पहाड़ों की नई कटाई, यानी कुल मिलाकर जो पहाड़ पहले से जर्जर है उन पर और बोझ डाला जाएगा। 2013 की केदारनाथ प्रलय के समय हमने देखा था कि किस तरह नदियों के किनारे बने घर, होटल पलक झपकते पानी में समा गए थे। अब उस समय से यात्रियों की संख्या दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। उनके रुकने, ठहरने, घूमने का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो रहे हैं। ऐसे में जब भीड़ अचानक बढ़ जाती है तो लोग वाहनों में या फिर सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं, जैसा कि हमने इस साल की यात्रा के शुरुआती 4 दिनों में देखा। कल्पना कीजिए यदि ऐसे में मौसम अचानक खराब हो जाए या कोई आपदा आ जाए। अब आप इसी 14-15 मई की बात कर लीजिए, जब 30-35 किलोमीटर से लंबा जाम यमुनोत्री के रास्ते में और ऐसा ही जाम गंगोत्री के रास्ते में गंगनानी से आगे लगा हुआ था। लोग 24, 25, 26 घंटे
जाम में फंसे रहे। जरा सोचिए, 24 घंटे हर्षिल घाटी या बरकोट घाटी जहाँ पर ये जाम लगा हुआ था, उसका क्या हाल हुआ होगा। वहीं कूड़ा, वहीं शौच, वहीं शोर शराबा, अफरा तफरी, गाड़ियों का धुआं। इतनी बड़ी तादाद में लोग परेशान और प्रकृति को इरिवर्सिबल नुकसान। क्यों? क्योंकि हमने यात्रियों की संख्या को सीमित करके सबको बचाने की तोहमत अपने सिर नहीं लेना चाहते। हमारे लिए तो वह एक दुधारू गाय है जिसे हम आखिरी बूंद तक दूह लेना चाहते हैं। एक ऐसे दौर में जब अपनी जलवायु को बचाने के लिए कई देश अपने हवाई अड्डों से उड़ने वाली उड़ानों और यात्रियों की अधिकतम संख्या तक अगले कई सालों के लिए तय कर दे रहे हैं, और हम हैं कि आस्था की दुहाई देकर अपनी बची खुची प्रकृति को भी खत्म कर देने को तत्पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया।